हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 का कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो बीएससी है इसका सिलेबस चेंज हुआ है। पहली बात सेमेस्टर वाइज सिस्टम हुआ है, जिसके रिगार्डिंग मैं बात आपसे लास्ट क्लास में कर चुका हूँ। सेमेस्टर सिस्टम क्या है? मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था कि बीएससी एक्चुअली क्या है, ठीक? और हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सेमेस्टर वाइज या सेमेस्टर फर्स्ट का पूरा सिलेबस एनालिसिस। क्या सिलेबस है? देखिए बच्चों, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपका सबसे पहला जो मोटिव होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है। देखो, सबसे पहली बात सिलेबस एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि मैं इस एग्जाम के लिए फिट हूं के नहीं। बट आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक? और जब ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये चेक कीजिए जो ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसको कितना पढ़ूंगा, क्या क्या वो टॉपिक्स होंगे। देखो, ये जानना बहुत जरूरी है। केवल आंख बंद करके कभी भी तैयारी नहीं होती। सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, अपना सिलेबस जरूर एनालाइज कीजिए। सिलेबस क्या है? यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसका सिलेबस देखिए, क्या उस सिलेबस के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप कोई ऐसे कोर्स कर रहे हैं डिग्री डिप्लोमा वाला, तो उसमें जरूर अपना सिलेबस एनालाइज कीजिए। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि कैसे हमें तैयारी करनी है। तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस में चेंज हुआ है वो जल्दी से देखिए। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि जो टोटल एग्जाम है आपका वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है? जिसमें आपको ऑब्वियस बात है एग्जाम के लिए 3 घंटे दिए जाएँगे, बट ये 3 घंटे 100 मार्क्स के लिए नहीं दिए जाएँगे। ज़रा बात को समझिएगा। जो 100 मार्क्स का एग्जाम है, ये 2 पार्ट्स में आएगा। इसमें एक होगा थ्योरी पार्ट जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, 75 मार्क्स का है, और दूसरा है प्रैक्टिकल जो आपका 25 मार्क्स का होगा, ठीक है? तो कुछ विशेष बातें और मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। जो आपका थ्योरी पार्ट है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में देखो अब यूनिफाइड सिलेबस हो चुका है, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 75 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है उसका पैटर्न यही है। सेक्शन ए 15 मार्क्स, सेक्शन बी 15 मार्क्स और सेक्शन सी 45 मार्क्स का। टोटल कैलकुलेट कीजिए 75 मार्क्स ही बैठेगा, ठीक है? बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी है, जैसे मैं ये अगर सिलेबस की एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो मेरठ की यूनिवर्सिटी है, इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो पेपर पैटर्न है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 पार्ट में हमें जो है एग्ज़ाम देखने को मिलता है, ठीक है? हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर या फिर हो सकता है इवन ऑड वाला सिस्टम हो कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में जो है ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब 4 ऑप्शन होंगे, कौन बनेगा करोड़पति? एक जो सही उत्तर है वो आपको देना है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे सीसीएस है, इसमें क्या है हर साल जो आपका पेपर है वो सब्जेक्टिव ही है, लिखना है, लिखित परीक्षा है, थ्योरी पोर्शन है, ठीक है? जिसमें आपको लिखना होता है, 75 मार्क्स का। तो अगर मैं बात करूँ इसमें सेक्शन ए की, तो ये 15 मार्क्स का है जिसमें आपसे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएँगे। हिंदी माध्यम वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो, देखो मैंने आपके लिए अलग से स्लाइड बनाई है। तो हिंदी इंग्लिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप हिंदी माध्यम में हैं तो भी परेशान नहीं होइए, इंग्लिश माध्यम से हैं तो भी परेशान ना होइए। देखो, केमिस्ट्री में मान के चलता हूँ, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी इंग्लिश वाला फ़र्क कोई मिलेगा आपको, ठीक है? दोनों में ही समझ में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही। और जब हम हिंदी इंग्लिश करके पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हम वर्ड्स को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कतें नहीं आएँगी, बट हाँ, हिंदी मीडियम वाले जब वर्ड को रिलेट करते हैं तो उन्हें कांसेप्ट शायद और अच्छे समझ में आता है। ये बात समझ में आए, ठीक? तो देखो, सेक्शन ए जो 15 मार्क्स का है, वेरी शॉर्ट, इसमें आपको मैक्सिमम 75 वर्ड्स के अंदर आंसर देना है। काफ़ी सारे आपके सीनियर्स ये भी मिसगाइड करेंगे कि भाई कॉपी भर के आओ, पन्ने भर के आओ। देखो, ऐसा नहीं होता है। साफ-साफ आपको लिखा रहता है कि भाई 75 वर्ड से ज़्यादा का नहीं लिखना है। मतलब हद से हद 7 या 8 लाइन में मैक्सिमम आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है? सफिशिएंट है। और सेक्शन बी जो है ये भी 15 मार्क्स का है। अच्छा, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आएँगे? सर, सेक्शन ए में टोटल 5 क्वेश्चन आएँगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे और पाँचों के पाँचों क्वेश्चन कंपल्सरी होंगे। इसमें कोई भी आपको इंटरनल चॉइस नहीं मिलने वाली। सेक्शन बी की बात करूँ, ये 15 मार्क्स का है। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप आएँगे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का होगा। ऑब्वियस बात है 2 क्वेश्चन सर 15 मार्क्स के होंगे। ठीक है? मैं आपको बोलूँ ओवरऑल हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, ये बहुत ईज़ी कर दिया है। क्योंकि आप सोच के देखिए, यहाँ आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। सफिशिएंट टाइम है आपके पास पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। लेंथी पेपर नहीं है। आप कैलकुलेट कीजिए, आपके पास 5, 2 7 और 3 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 3 घंटे में। बहुत सफिशिएंट टाइम है आपके पास।
क्लियर? मैं इस पे भी डिस्कस करूँगा आपसे कि हमें एग्ज़ाम में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। देखो आप क्लास 11-12 का एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हैं, आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, है ना? तो क्या माइंडसेट होना चाहिए? वो पुराने वाली जो हम सोच रखते थे, पुरानी वाली सोच का मतलब काफ़ी सीनियर्स हमें ऐसा गाइड कर देते हैं। मैंने देखा अब भी काफ़ी सीनियर गाइड करते हैं कि बस लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं होता भई। पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है ना? चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख के आओ। जितना बोला है बस उतना लिखिए, अपने मार्क्स गेन कीजिए, अननेसेसरी समय वहाँ नहीं गवाइए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सेक्शन बी की, इसमें 200 वर्ड से ज़्यादा का आंसर नहीं होना चाहिए। सेक्शन सी की बात करता हूँ, तो 45 मार्क्स का है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन करने हैं और 1 क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन 45 मार्क्स के होंगे। बट यहाँ पे इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी, केवल आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। देखो पैटर्न बहुत ही आसान हो गया है। लॉन्ग में चॉइस दे दी कि 5 में से केवल 3 ही करने हैं। मतलब समझिए 5 में से अगर 3 ही क्वेश्चन करने हैं, तो दैट मीन्स 60% ये अटेम्प्ट करना है वहाँ, है ना? वो 60% आपको 100% मार्क्स मतलब 45 मार्क्स आपको दे देगा। सोच के देखिए पेपर पैटर्न ईज़ी हो चुका है। चर्चा करूँगा इस बारे में भी बट फिलहाल मैं अपने कांसेप्ट पे आता हूँ। हिंदी माध्यम वाले बच्चे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। परीक्षा का पैटर्न पूरा लिखा हुआ है। आई थिंक इंग्लिश से ही वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? इसके अलावा मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है? जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कराएँगे। कंप्लीट सिलेबस का मतलब है 75 मार्क्स का जितना भी सिलेबस है। देखो काफ़ी जगह पे क्या है कि टीचर्स क्या करते हैं कि आपको ऑप्शन में जब 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं कि कोई भी टॉपिक छोड़ के चले जाओ। बट मान लो अगर उस टॉपिक में से क्वेश्चन ही नहीं आया लॉन्ग में, फिर क्या करोगे? इसीलिए आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊँगा। अभी आपको बताऊँगा कि हमारे सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें और ऐड ऑन है। हालाँकि वो पहले भी थी, बट वो वापस से आई हैं। उसमें बायो वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनको बड़ी समस्याएँ आती हैं। ठीक है? तो उसपे भी मैं चर्चा करूँगा और जो क्लासेस होंगी, ये लाइव होंगी और लाइव हैं तो ऑब्वियस बात है उसका रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। देखो ऑनलाइन क्लासेस का ये बेनिफिट तो है। अगर किसी कारणवश हम लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं एक दिन, तो उसका हम रिकॉर्ड देके अगली क्लास में फिर से लाइव जुड़ सकते हैं। ठीक है? जितनी भी क्लास होंगी उनके क्लास नोट्स प्रॉपर आपको दिए जाएँगे। प्लस आपको आंसर राइटिंग देखो सबसे बड़ी बात है हम नॉलेज गेन कर लेते हैं, बट हमें लिखना नहीं आता। इस 70 वर्ड्स में कितना लिखना है? क्या गिन के लिखना होता है? ऐसा नहीं होता। 200 मार्क्स में कितना लिखना है? जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस लिखो। ऐसा भी नहीं है कि इनफाइनाइट लिखो, बट विस्तार से उत्तर दीजिए। यहाँ कोई लिमिट नहीं है। तो दैट मीन्स अच्छे से लिखना है। बट कितना लिखना है? कितने आप जनरली मन में क्वेश्चन बनता है कितने पेजेस भरें? पेजेस नहीं भरने हैं। कितना लिखना है? उस पे हम आपसे चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन्स आपको बताऊँगा कि कैसे वो क्वेश्चन्स को हम अप्लाई करते हैं। आंसर जब लिखते हैं एग्ज़ाम में, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको हम कराएँगे, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, वो सारे ही आपको कराएँगे, ठीक है? और ऊपर से क्वेश्चन्स भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएँगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियस बात है एग्ज़ाम में उतनी ही फ्लुएंटली आप लिख पाएँगे, ठीक है ना? और मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ, देखो हम ऑलरेडी 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है गाइड कर चुके हैं, ग्रेजुएशन लेवल्स पे, मास्टर लेवल पे, ठीक है? तो मैं मान सकता हूँ कि आप इस चीज़ को देख के भी ये सोच सकते हैं कि हाँ, ऑलरेडी हमारी गाइडेंस बहुत अच्छी रही है बच्चों पे, ठीक है? और बहुत सारे सफल स्टूडेंट्स हमारे रहे हैं, ठीक? इसके अलावा जितनी भी क्लास मिलेंगी वो हिंदी, इंग्लिश बाइलिंगुअल होगी। हिंदी माध्यम वाले बच्चों को कोई समस्या नहीं आएगी, इंग्लिश वालों को कोई समस्या नहीं आएगी। क्लासेस जो हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी ठीक, इस सभी में आपको क्लास मिलेगी। अभी जो रनिंग चल रहा है, वो केमिस्ट्री का बैच चल रहा है, मैथमेटिक्स का बैच चल रहा है, ठीक है? बाकी ऐज़ ऑन योर डिमांड सभी जो आपके टॉपिक्स हैं, वो आपको कराए जाएँगे, ठीक? और इसके अलावा मैं आपको इतना ही नहीं कह रहा, अगर आप इस चैनल पे आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, सभी के लिए आपको अपडेट दी जाएँगी, ठीक है ना? काफ़ी एग्ज़ाम ऐसे आते हैं बच्चों जो 12th लेवल पे होते हैं, साइंस माँगा होता है, काफ़ी बीएससी लेवल पे होते हैं, कहीं काफ़ी मास्टर्स लेवल पे होते हैं और काफ़ी बच्चों का एम होता है हम टीचर बने, तो उनके लिए भी हम टीचिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज़ जो हैं लॉन्च करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है? तो हमारे साथ अगर विज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, तो भी आप जुड़े रहें, अपडेट देंगे और ऑब्वियस बात है जो हमसे जुड़ा है, अगली बार उसको बहुत-बहुत बेनिफिट देखने को मिलेंगे। खुद ही देखेगा, सीख तो रहा है और उसके साथ उसको बेनिफिट भी बहुत सारे मिल रहे हैं, ठीक है? और अगर मैं फीस की बात करूँ, सर ये 699, 749 और 799 ये फीस क्यों लिखी है? तो मैं आपको बता देता हूँ। 699 फीस जो है, उन बच्चों के लिए जो पहले 50 बच्चे हमारे ऑनलाइन कोर्स को जॉइन करते हैं और जिनको भी ऑनलाइन कोर्स जॉइन करना है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है। टेलीग्राम पे एक बार जॉइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सारा अपडेट मिल जाएगा कि हमारे कोर्स क्या है, ठीक है? टाइमिंग्स आपकी क्या रहेंगी और कैसे-कैसे आपको जो है सिलेबस कराया जाएगा। बट मैं आपको बता दूँ, ये 699 फीस अभी आगे आने वाले अभी आपके एग्ज़ाम 4 महीने बाद है, तो लगभग 4 महीने की फीस मात्र 699 रुपीज़ है पर सब्जेक्ट, है ना? केमिस्ट्री दे रहे हैं तो वन टाइम पेमेंट है 699 और उसमें आपको जो है केमिस्ट्री जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है आपका, जब तक आपको जो है केमिस्ट्री पूरा उस टाइम तक पढ़ाया भी जाएगा, क्वेश्चन भी दिए जाएँगे, प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाएँगे, आंसर राइटिंग
सिखाई जाएगी किस तरीके से आंसर हमें लिखने हैं, ताकि हम 75 में से 75 75 आउट ऑफ 75 लेके ही आएँ। ठीक है? इसके बाद उसके बाद 50 के बाद जो बच्चे जॉइन करेंगे 100 तक, उन सभी की फीस 749 हो जाएगी और उसके बाद जो जॉइन करेंगे उनके लिए फीस 799 हो जाएगी उनकी फीस, ठीक है? और बात बहुत सरल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है, ठीक है? इसके अलावा सेमेस्टर 1 मैं आपसे बात कर लेता हूँ प्रैक्टिकल्स की भी, तो मैंने आपको बताया था 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपका वाइवा वॉइस का मतलब आप जानते हैं, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, 10 मार्क्स का होगा। हो सकता है इसकी जगह टीचर आपको जो है क्वेश्चन्स प्रैक्टिस के लिए दे दें या जो है क्वेश्चन्स लिखने के लिए दे दें या क्वेश्चन्स दे दें या प्रैक्टिकल बेसिस पे दे दें, ठीक है? ये किसी भी तरीके से हो सकता है। बट एक मैं कंडीशन लेके चल रहा हूँ, हो सकता है इसमें वाइवा हो 10 मार्क्स का, मॉक टेस्ट या फिर जो आपके इंटरनल्स वगैरह होंगे, उसके मार्क्स वगैरह यहाँ पे आपको दिए जा सकते हैं, प्लस ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, उसके भी मार्क्स दिए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है टीचर आपके ये 25 मार्क्स किस बेसिस पे रखते हैं। प्रैक्टिकल बेसिस पे रखते हैं, वाइवा वॉइस बेसिस पे रखते हैं या मॉक टेस्ट बेसिस पे रखते हैं या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस बेसिस पे रखते हैं। ठीक है? चलिए, तो हमारी जो किताब है, ये ऑलरेडी मैं वीडियो नंबर 1 में बता चुका हूँ। ये किताब का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री या मैं बोलूँ थीम जो है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये थीम दी गई है, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर को। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के मूल सिद्धांत, इसका सिलेबस ये ऑलरेडी मैं क्लास 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, बट आज मैं और थॉरो जाऊँगा और अच्छे से जानेंगे हमारा सिलेबस क्या है। एक बार सिलेबस को माइंड में ज़रूर बिठाना ज़रूरी है, एटलीस्ट पता तो हो कि हमारे सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें गिवन हैं, ठीक है? पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे। इसके अलावा पीडीएफ आपको जो टीचमेंट ऐप पे क्लास होंगी, वहाँ भी आपको क्लास के बाद जो है क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो समझते हैं सबसे पहले थ्योरी पोर्शन में हमारा क्या-क्या टॉपिक है। मैंने आपको बताया थ्योरी जिसमें आप लिखेंगे 75 मार्क्स का ये पोर्शन है। टोटल 8 ही चैप्टर हैं। अगर एवरेज लगाओ, एवरेज लगाने के लिए बोल रहा हूँ, तो एक चैप्टर लगभग 9 मार्क्स का कह सकता हूँ। बट एज़ सच ऐसा नहीं है। एक एवरेज की बात बता रहा हूँ कि 9 मार्क्स करीब आप एवरेज लगा सकते हो। बट एज़ सच नहीं है, इस चैप्टर से कितने मार्क्स पर आएगा, ये कुछ भी निश्चित नहीं है। बट हाँ, प्रीवियस ईयर बेसिस पे कुछ-कुछ चीज़ें हम एनालाइज़ कर सकते हैं। उसी के बेसिस पे हम तैयारी करेंगे। प्लस देखो सिलेबस तो मैं कराऊँगा ही पूरा, ठीक है? बट हाँ, इन केस अगर सिलेबस टाइमली नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियस बात है फिर हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो हमसे पूछी जाती है। अदरवाइज़ सिलेबस पूरा ही कराऊँगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, सेकंड है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी पढ़ते हुए चलें, ठीक है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, रिकैपिचुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। क्या ये हमने 12th क्लास में पढ़ा है? ये 12th में पढ़ा है। ये भी आपने 12th में पढ़ा होता है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होता है। सिंपल बॉन्डिंग ये भी क्लास 11th में पढ़ा होता है। सेम मॉलिक्यूलर पोलैरिटी क्लास 11th में पढ़ा होता है। बट क्या उतने ही डीप में पढ़ा होता है? नहीं। ऑब्वियस बात है ग्रेजुएशन में दोबारा से आ रहा है, तो ये और डेप्थ में थोड़ा से जाके पढ़ेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा बहुत क्लास 11th में पढ़ा होता है, बट इस बार डेप्थ में अच्छे से पूरा देखेंगे। फिर बेसिक कंप्यूटर सिस्टम जिन पे कंप्यूटर होगा उन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो ऑब्वियस बात है उनके लिए बिल्कुल नया ही टॉपिक होगा। अदरवाइज़ क्लास 10 तक तो हम बेसिक कंप्यूटर पढ़ते ही हैं। इसके बाद मैथमेटिकल कांसेप्ट, इसमें थोड़ी-सी समस्या आएगी बायो वाले बच्चों को। उनको लगेगा सर ये मैथमेटिक्स क्यों? है ना? ऐसे हमारे प्राण क्यों सुखा रहे मैथमेटिक्स पढ़ा के, बायो ही हमसे नहीं जो है झेली जा रही है ना? बट टेंशन ना लीजिए, पढ़ाने के लिए हम हैं आपको, अच्छे से पूरा गाइड करके पढ़ाएँगे, ठीक? तो आते हैं सिलेबस पे। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ वैसे मेंशन नहीं किया क्योंकि ये सिलेबस वो है जो हमें एनईपी के अकॉर्डिंग दिया गया है। बट जो सिलेबस का पोर्शन शुरू करा गया है, वो यहाँ से शुरू करा गया है इंडियन केमिस्ट्री, भारतीय रसायन विज्ञान, जो मेरा क्लास 1 है ना, इसी पे आएगा। इस क्लास में मैं पूरा एक ही क्लास में इंडियन केमिस्ट्री आपको पूरा पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री क्या है और कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन केमिस्ट का एंशिएंट इंडिया में। और अगर आप क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 उठा के देखोगे ना, तो थोड़ा-थोड़ा आइडिया वहाँ पे भी दिया है। बट यहाँ पे थोड़ा-सा और अच्छे से हम जानेंगे कि क्या है इंडियन केमिस्ट्री, भारतीय रसायन विज्ञान, ठीक है? चलिए। इसके बाद आते हैं जहां से हमारा चैप्टर दिया गया है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, है ना? आणविक ध्रुवीयता और कमजोर रासायनिक बल। इसमें जो चैप्टर दिया गया है ये दिया गया रेजोनेंस अनुनाद, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज, केमिकल फोर्सेस, डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पूछिए खुद से क्या ये कहीं पढ़ा है? हाँ जी, ये लगभग ज्यादातर टॉपिक आपने पढ़े हैं। ये क्लास 11th में पढ़ा है, ये क्लास 11th में पढ़ा है, फॉर्मल चार्ज 11th में पढ़ा है, केमिकल फोर्स पढ़ा है, डाइपोल मोमेंट पढ़ा है। ये लगभग सब कुछ क्लास 11th में ही पढ़ा है। तो सर दोबारा से क्यों? बेटा जी, और डेप्थ में जाके इसे पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे और पहचानेंगे क्या है हमारा बेस। ठीक है? बेस अगर आपका तैयार है तो ये बहुत ही ईज़ी रहेगा, नहीं भी है तो भई मैं ज़ीरो से ही पढ़ाऊँगा। आप चाहे हिंदी माध्यम वाले बच्चे, चाहे इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे, चाहे केमिस्ट्री समझ में आई हो आज तक, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ज़ीरो से ही चलूँगा। लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ जी,
कि यहाँ पे आप क्लास के बाद अपने डाउट्स भी पूछ पा रहे हैं, ठीक है? डाउट्स अपने लिखते हुए चलेंगे, क्लास के बाद अपने डाउट्स पूछेंगे कि सर मेरे ये डाउट्स हैं, प्लीज़ बताएँ। तो डाउट्स आपके साथ के साथ क्लास के बाद ही कंप्लीट कर दिए जाएँगे। बट जुड़ना लाइव क्लास में तब, रिकॉर्डेड में देखोगे फिर तो ऑब्वियस बात है उस टाइम पे मैं आपको नहीं मिलूँगा या फिर नेक्स्ट डे आप उसको पूछेंगे, तो भी मैं आपके डाउट क्लियर ज़रूर करूँगा। ठीक है? दैट मीन्स कंप्लीट गाइडेंस आपको दूँगा और बहुत-बहुत न्यूनतम प्राइस में, मात्र ₹699 में। और ये 699 एक मान के चलिए टोकन है। अगली बार इसमें आपको फर्दर बेनिफिट मिलेगा। एक बार जुड़ने की बात, एक बार जुड़े, फर्दर आगे बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। जब तक सिलेक्शन ना हो, जब तक हम आपका साथ देंगे। ठीक है? कैसे सिलेक्शन होगा उस पे कभी और चर्चा करूँगा। आगे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणु के सरल बंधन सिद्धांत। इसमें केमिकल बॉन्डिंग पूरा चैप्टर था। क्वांटम नंबर मतलब मिक्स सा कर दिया। एटॉमिक ऑर्बिटल, मल्टीपल बॉन्डिंग हो गया, हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम संकरण कहते हैं, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बेंट रूल, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये लगभग चैप्टर हमने क्लास 11th में पढ़ा होता है। लगभग चैप्टर क्लास 11th में पढ़ा होता है। ठीक है ना? बहुत ईज़ी चैप्टर है। 11th वाला ही मान के चलो रिकैप है। फिर आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम पे, चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं परमाणु के आवर्त गुण। ठीक है? इसमें पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, वैन डेर वाल्स रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारा सरल सा सिलेबस है, जो कि क्लास 11th में हमने पढ़ा होता है। नहीं पढ़ा है, नहीं आता है, सब भूल गए हो, मैं यहाँ पे हूँ आपको सब कुछ पढ़ाने के लिए। आगे है रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या बेस है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकता हूँ, वो जनरली यहाँ पे दिया है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या क्या वर्गीकरण है, इसके अलावा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, hybridization, bond parameter, localized and delocalized chemical bonding, inclusion compound, hyperconjugation, dipole moment और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है? इस बार अगला चैप्टर जो है वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनिक का मतलब बिल्कुल बेस से ही बीएससी में भी आपका लेके चल रहे हैं, और इस बार बेस कंप्लीट करेंगे तो हर सेमेस्टर में काम आएगा। ध्यान रखना, ये बिल्कुल बेस से पढ़ते हुए चलना है। जब क्लास में बैठेंगे बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए चलना है कि क्या है मैकेनिज्म, हर सेमेस्टर में काम आएगा। क्लास बीएससी 6 सेमेस्टर तक काम आएगा। इसके अलावा आप एमएससी भी करोगे तो ऑब्वियस बात है बेस डेवलप करना है। देखो सबसे बड़ी कमजोरी यही है ना, बच्चे अब अपना बेस डेवलप नहीं कर रहे हैं। फिर कहते हैं हमें चैप्टर ही समझ में नहीं आता। हमें अब तक केमिस्ट्री समझ ही नहीं आई। कन्फ्यूजन और ये सारी चीज़ें आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि कभी आपने बेस नहीं बनाया। तो बेस से ही हम चलेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से चलेंगे। और किन्हीं बच्चों को अगर देखना है हमारी क्लासेस कैसे चलती हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे रिकॉर्डेड सेशन पड़े हैं। ज़रूर उनको देखिएगा। उनको एक बार देख के समझेंगे, हाँ, बिल्कुल हम जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल बेस से पढ़ते हैं, ज़ीरो से पढ़ते हैं। ठीक है? और मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। आप बीएससी कहीं से भी कर रहे हैं, एक बार बस अपना एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिएगा, ठीक है? अगर सिलेबस में कुछ चेंजेस भी हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर हमारे सिलेबस में ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, तो ये चीज़ें और पढ़ा दीजिएगा, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कायरलिटी, एनेंशियोमर, स्टेरियोजेनिक सेंटर, डायस्टेरियोमर, मेसो कंपाउंड, इन्वर्जन, रिटेंशन, प्रोजेक्शन एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। क्लास 11th में था। हाँ जी सर, क्लास 11th में बहुत सारी चीजें थी। आइसोमेरिज्म था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था, कायरलिटी था 12th में, एनेंशियोमर था, स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में थोड़ा-थोड़ा दिया था, कहीं-कहीं एनसीईआरटी में बस लिखा हुआ था, बट हाँ 100% हमें डाटा नहीं पता है। डायस्टेरियोमर बस वर्ड्स लिखे थे, मेसो कंपाउंड ये नहीं पता था, इन्वर्जन रिटेंशन ये पढ़ा है सर, प्रोजेक्शन 4 तरह की होती है, वो भी दिया था एनसीईआरटी में, बट अच्छे से पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिल्कुल दिया था एनसीईआरटी में, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ये भी दिया था, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर को और अच्छे से पढ़ेंगे और डीप में जाके पढ़ेंगे। ठीक है? फिर इसके बाद है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, चैप्टर नंबर 7 हो गया। इन ब्रीफ, सब कुछ नहीं पढ़ना, ब्रीफ में पढ़ना है, बस एक आइडिया लेना है। तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू, नंबर सिस्टम, कंप्यूटर कोड, कांस्टेंट एंड वेरिएबल ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, इंटरनेट एप्लीकेशन, ये हमारा टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर का। फिर उसके बाद है मैथमेटिकल कांसेप्ट फॉर केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के लिए गणितीय अवधारणाएं। ये वो टॉपिक है जो परेशान करेगा हमारे प्यारे बायो वालों, बायोलॉजी वाले बच्चों को यहाँ बड़ी समस्या आएगी। सर मैथमेटिकल कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कैसे करें इसे, रसायन विज्ञान की गणितीय अवधारणाएं कैसे करेंगे सर इसे? तो ये आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोर्स ज्वाइन करने का बेनिफिट ही यही है कि आपको जीरो टू हीरो बनाना है ना? कुछ भी नहीं जानते, कोई बात नहीं, बायो है, कोई बात नहीं भई, पढ़ाना हमारा काम है, कैसे कराना है वो हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है? तो क्या-क्या पढ़ना है? बहुत सारा टॉपिक दिया है, लॉगरिथमिक रिलेशन हो गया, कर्व स्केचिंग हो गया, ये बच्चों काम आता है, इसलिए ये दिया है। लॉगरिथमिक रिलेशन काम आएगा आपका हर साल, हर सेमेस्टर में, इसलिए दिया है, जहाँ पे आप फिजिकल जहाँ भी दिया होगा,
वहाँ आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है? कर्व स्ट्रेचिंग हो गया, स्केचिंग हो गया, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, पार्शियल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, परम्यूटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, फैक्टोरियल हो गया और प्रोबेबिलिटी हो गया। ये आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक है। ये है टोटल हमारे 8 टॉपिक। सिलेबस अपना देख लीजिए, अच्छे से एनालाइज़ कर लीजिए और प्लीज़ सिलेबस को एक बार ना ज़रूर पढ़ा करें। इतनी सी थोड़ी-सी ना कहते हैं, देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ। बीएससी में बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनके दिमाग में एक ही भ्रम होता है कि हम क्लास 12 से मुक्ति पा चुके हैं, अब हम ग्रेजुएशन में आए हैं। हमने मूवीज़ में देखा है कि ग्रेजुएशन में आते हैं तो घूमते हैं, फिरते हैं, बाइक में डोल रहे हैं ना, फिर पीछे कोई बैठे, वो भी साथ में चले। ऐसा जनरली हमारी थिंकिंग होती है मूवीज़ वगैरह को देख के। बेशक आपके मन है घूमने-फिरने का, आपका मन है दोस्तों के साथ घूमने का, करिए। ऑब्वियस बात है, ये भी मौज-मस्ती अब नहीं करोगे, कब करोगे, है ना? बट एक बात सोच के देखिए, आपके पेरेंट्स ने आप पे पैसा लगाया है कि आप आगे पढ़ सकें। आप उस कंडीशन में हैं कि आपको एक अच्छी पढ़ने की या शिक्षा देने की संभावना घर वाले रखते हैं। तो ऑब्वियस बात है भई, इस काम को ना भूलें कि पढ़ना भी ज़रूरी है। मौज-मस्ती करनी अलग बात है, बट पढ़ना भी ज़रूरी है। जीवन में एक हमारा एम है, गोल है, उसे भी अप्रोच करना है। ठीक है, मौज-मस्ती कर ली, बच्चे हैं, हमारा काम है। बट उसके अलावा मेन मोटिव हमारा पढ़ना भी है। घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा है, तो क्यों ना हम उन्हें अच्छे मार्क्स लेके दिखाएँ। 75 में से 75 उन्हें ला के दिखाएँ। जब हम मौज-मस्ती अपने मन से कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा भी तो करें जिनसे उनको भी खुशी मिले कि हाँ, मेरे बच्चे ने यूनिवर्सिटी टॉप कर ली, मेरे बच्चे ने पूरा कॉलेज टॉप कर लिया। तो सुन के ही कितना इस चीज़ में आपको देखिए उनको आनंद मिलेगा, है ना? आप अपने मन की भी कर रहे हैं और उनके मन की भी पूरी कर दे रहे हैं और इसके अलावा पेरेंट्स को कुछ चाहिए नहीं होता है। देखो, आदतें ठीक रखो, पॉजिटिव बनो, ऑब्वियस बात है, आप मेहनत करेंगे, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, उनको फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हाँ भई, ये मूवी देख के आया या फिर ये घूम के आया है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्हें पता है ये समझदार है, अगर घूम रहा है तो हमें टोकने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये पढ़ भी लेगा। अगर आज का काम इसका घूमने का भी है, तो आज का काम इसका पढ़ने का भी है, ये पढ़ेगा भी। खत्म हो गई बात, बैलेंस करना सीखिए, बस सिंपल सी बात है। ठीक है? तो बाकी मैं बता चुका हूँ कोर्सेज़ ₹699 में पहले 50 बच्चों के लिए, 749 अगर आप 51 से 100 के बीच में जॉइन करते हैं, ठीक है? 799 अगर आप उसके बाद जॉइन करते हैं और ऑब्वियस बात है, आप जब जॉइन करेंगे, आप खुद पता चल जाएगा आप किस नंबर पे जॉइन हुए, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग ये फीस है। मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बार जुड़ेंगे तो उसका मतलब ये नहीं साथ छोड़ना। इसके बाद हमें 6 सेमेस्टर तक साथ रहना ही है। इसके बाद आपको हर जितने भी अपडेट्स हैं, देखो लाइक जब करिए, जब आपको पसंद आता है, आपको लगता है आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है ना? आपका सिलेबस का एटलीस्ट क्लैरिटी कांसेप्ट हुआ है। इसके बाद शेयर ज़रूर कीजिए। देखो शेयर करोगे, ऑब्वियस बात है, यूट्यूब पे हम भी बिल्कुल इनिशिएट हुए हैं। आना लास्ट 2-3 महीने से ही हम जो है यूट्यूब पे इनिशिएट कर रहे हैं। तो इसे शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक? उन्हें नहीं पता उनका सिलेबस क्या है। ऑब्वियस है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, सिलेबस करा देते हैं छोटी-छोटी वीडियोज़ में। बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ सही है। बट शेयर करेंगे तो एटलीस्ट ये पता चलेगा सिलेबस एक्चुअली है क्या। इससे पहले भी क्लास नंबर 1 कराई है, उसको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसमें बताया है कि आपका जो है बीएससी, उसमें सेमेस्टर सिस्टम क्या है, किस साल आपको क्या मिलने जा रहा है, इस बात को भी समझिएगा। देखो, जब तक आपको पता नहीं होगा ना कि बीएससी हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई बीएससी, तो थोड़ी-सी कन्फ्यूजन रहेगी। बट हाँ, आपको पता है कि फर्स्ट ईयर करने पे आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर में डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में डिग्री मिलेगी, है ना? तो अगर इस चीज़ को एनालाइज़ करते हुए चलोगे तो शायद पढ़ने का मज़ा और अच्छा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है? तो पसंद आता है सब्सक्राइब इसे ज़रूर कीजिएगा, अपडेट्स चाहिए, आपको फ्यूचर में भी देखना है कौन से एग्ज़ाम आ रहे हैं। देखो, मैं अभी बताऊँ, रिसेंट में जैसे अभी उत्तराखंड में बहुत सारे एग्ज़ाम क्लास 12 बेसिस पे लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज़ निकली हैं, है ना? अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो यदि आप देखिए आपके यहाँ लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज़ आएँगी क्लास 12 पे या ग्रेजुएशन लेवल पे, तो उनकी भी बेहतर तैयारी आपको कराई जाएगी। अगर यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स होंगे, तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए जाएँगे। ठीक है? तो फिर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।